Hello students, I am Sanjeev Tayal and in this particular video we are going to talk about one very important part of tenses. And the name of this particular topic that we are going to discuss in this particular video, the name of that topic is conditional sentences. Conditional sentences कहें तो शर्त वाले वाक्य. इन sentences का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में बार बार करते रहते हैं. हम बार बार कहते हैं कि यदि तुम ये करते तो ये हो जाता, यदि तुम तेज चलते तो गाड़ी पकड़ लेते. तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम किस तरीके से फ्रेम करते हैं, या इस तरह के सेंटेंसेस जब हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या वो कंसेप्ट्स हैं जो हमें दिमाग में लेके चलने हैं ताकि कंडीशनल सेंटेंसेस से संबंधित हमारे सेंटेंसेस पेपर में कभी भी गलत ना हो. और स्टूडेंट्स, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए, चाहे कोई भी परीक्षा है, चाहे वो एसएससी है, एचएसएससी है, एचटेट है, सीटेट है, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और चाहे तो बीच बीच में रोककर आप इससे रिलेटेड अपने नोट्स बना सकते हैं. इस वीडियो के बाद यहां पर हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इन कंसेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य. देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में जो फर्स्ट पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के देखिए दो पार्ट होते हैं, एक इफ वाला पार्ट और एक मेन पार्ट. इफ वाले पार्ट को हम कहेंगे इफ क्लोज और मेन पार्ट को हम क्या कहेंगे, मेन क्लोज. क्लोज मींस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लोज और एक मेन क्लोज. देखिए, अगर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, इफ क्लोज और मेन क्लोज. अगर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वाइसा वर्सा. अगर मेन क्लोज में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एग्जाम्पल के तौर पर, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड. इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड. देखिए, आप देख रहे हैं सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है कि इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इफ क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. देखिए, सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सक्सीडिड. और थर्ड फॉर्म जो है वो भी क्या हो जाएगा, सक्सीडिड. तो सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यदि वह मेहनत करता है तो सफल हो जाएगा. इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन पार्ट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए, एग्जाम में ये कैसे आ सकता है, हो सकता है आपको वो विल सक्सीड दे दे और इफ पार्ट में आपको केवल क्या लिख के दे, वर्क लिख के दे, और फिल इन द ब्लैंक आपको करना है. तो हम देख लेंगे, मेन पार्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन इफ वाले पार्ट में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे यहां पर ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रहेगा, एस या ईएस रहेगा. क्लियर. तो कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट क्या है कि इफ क्लोज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में, मेन क्लोज में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन क्लोज में अगर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. एग्जाम्पल के तौर पर, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड. कुछ और एग्जाम्पल लीजिए. इफ ही walks fast, he
will catch the train. If he walks fast, he will catch the train. क्या हो गया सेंटेंस? यदि वह तेज चलता है तो गाड़ी पकड़ लेगा. यदि वह तेज चलता है तो गाड़ी पकड़ लेगा. इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ओके, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट. देखिए, ये तो क्या है कि अभी हमने जो पार्ट आपको बताया कि इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब कई बार क्या होता है कि किसी सेंटेंस में संभावना की बात होती है, प्रोबेबिलिटी. उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट प्ले द मैच. अगर बारिश होती है तो हो सकता है स्टूडेंट्स मैच ना खेलें. संभावना है, प्रोबेबिलिटी है. तो यहां पर विल शैल की बजाय क्या आ जाएगा? मे आ जाएगा. इफ वाले पार्ट में देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ इट रेन, रेन को यहां पर वर्ब के तौर पे यूज किया गया है. इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो विल शैल की जगह क्या आ गया? मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर बारिश होती है तो हो सकता है स्टूडेंट्स मैच ना खेले, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी आ गई, संभावना आ गई, तो विल शैल की जगह हमने क्या यूज कर दिया? मे यूज कर दिया. ये भी फर्स्ट टाइप का हमारा एग्जांपल है. नेक्स्ट, इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम. यहां परमिशन है. कई बार सेंटेंस में परमिशन का भाव होता है, आज्ञा देने का भाव है. अगर तुम अपना काम खत्म कर लेते हो तो तुम घर जा सकते हो. देखिए, इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहां परमिशन देने की बात है, तो बात वही. इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेन पार्ट में क्या हो गया? मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और नेक्स्ट, अगर हम किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं तो उस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली. यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. यहां उपदेश देने की बात है, सलाह देने की बात है, तो यहां विल शैल की बजाय हमने क्या यूज कर लिया? शुड यूज कर लिया. तो इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेन पार्ट में यहां पर विल शैल की बजाय क्या आ गया? शुड आ गया. देखिए, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भ्रांति रहती है कि विल का पास्ट टेंस वुड है और शैल का पास्ट टेंस शुड है. नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. विल शैल दोनों का पास्ट टेंस वुड रहता है. विल और शैल दोनों का पास्ट टेंस जो है वो क्या रहता है? वुड रहता है. शुड, शैल का शुड नहीं रहता. तो शुड का मतलब केवल चाहिए. इसका यूज हम एक उपदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए कर रहे हैं. तो कंडीशनल सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया वो क्या हुआ कि अगर इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन पार्ट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिपेंड करता है कि सेंटेंस का भाव क्या है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि इफ क्लोज में अगर है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ क्लोज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. विल शैल का पास्ट टेंस वुड, मैंने अभी आपको बताया था. इफ क्लोज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड. इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड. इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यदि उसने मेहनत की तो वह पास हो गया. इसका ट्रांसलेशन देखिए, यदि उसने मेहनत की, बात पास्ट की है, तो वह पास हो गया. यह भी बात पास्ट की है. ये पास्ट से रिलेटेड हमारा कंडीशनल सेंटेंस है. इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मेन पार्ट में क्या हो गया हमारा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एक एग्जांपल और देता हूं. इफ ही walked fast
he would catch the train. If he walked fast, he would catch the train. यदि वह तेज चला तो उसने गाड़ी पकड़ ली. यदि वह तेज चला तो उसने गाड़ी पकड़ ली. इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड पार्ट क्या हो गया कि इफ क्लोज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. यदि उसने मेहनत की तो वह सफल हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड पार्ट हमारे सामने है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर एग्जाम में जब हमने देखा है तो ये थर्ड पार्ट पूछा जाता है कि इफ क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव सक्सीडेड. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही वुड हैव सक्सीडेड. यदि उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो जाता. यदि उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो जाता. ना उसने मेहनत की ना वह सफल हुआ. इफ वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और देखिए मैं एग्जांपल और देता हूं. इफ ही हैड walked fast, he would have caught the train. If he had walked fast, he would have caught the train. यदि वह तेज चलता तो गाड़ी पकड़ लेता. इफ वाले पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो मेन पार्ट में क्या है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है ना. इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ओके. तो कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में जो है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. अब इस सेंटेंस को पेपर में वो आपसे कैसे पूछ सकता है? देखिए इसको पेपर में आपसे कैसे पूछ सकता है? इफ ही walked fast, he catch the train. और आपको वो क्या कहता है कि सही वर्ब की फॉर्म भरिए. अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इफ वाले पार्ट में, सॉरी, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट ही डैश कैच द ट्रेन. अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कंसेप्ट क्या कहता है? मेन पार्ट में क्या रहेगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? ही वुड हैव कॉट, he would have caught the train. इफ वाले पार्ट में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. या वैसा वर्सा, यहां वुड हैव कॉट दे देगा तो यहां पर केवल वर्ब देगा वॉक. तो आपको बताना होगा वॉक की जगह क्या आएगा. अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या आ जाएगा? हैड वॉक्ड. क्या आ जाएगा इधर? हैड वॉक्ड. समझ आ गया सबको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आपको ध्यान देना है. चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. एक कंडीशनल सेंटेंस में एक फोर्थ पार्ट कि इफ वाले पार्ट में अगर हमने यूज किया है वर, इफ वाले पार्ट में, इफ क्लोज में अगर वर है तो मेन पार्ट में जो है वो क्या रहेगा?
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको यहां लिखेंगे, इफ वाले पार्ट में अगर वर है तो मेन पार्ट में क्या रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। देखिए कंसेप्ट ये वही है जो हमारा सेकंड कंसेप्ट था कि इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि वर जो है वो बी की सेकंड फॉर्म है। ध्यान दे मेरी बात पर, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या रहती है, बी की फर्स्ट फॉर्म एम और आर, सेकंड क्या रहती है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म क्या रहती है बीन, बी डबल ई एन। तो वैसे तो वर्ब जो है बी की सेकंड फॉर्म है, और ये कंसेप्ट हमने किया था कि इफ वाले पार्ट में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसको अलग से भी ले सकते हैं कि इफ वाले पार्ट में अगर वर है तो मेन पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो हमने देखिए 4 कंसेप्ट हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के किए हैं। अब इसके बाद आप देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपके एग्जाम में, एक अच्छे लेवल के एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और ज्यादातर एकेडमीज में, क्लासेस में ये कंसेप्ट डिस्कस भी नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक्स में प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ये ताउबर आपके काम आने वाला कंसेप्ट है कि अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में आपको कंडीशन से संबंधित कुछ शब्द या टाइम से संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में आपको टाइम से संबंधित या कंडीशन से संबंधित ये शब्द मिलते हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल, शैल, वुड या किसी भी मॉडल एक्सिलरी का यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में टाइम से संबंधित ये शब्द या कंडीशन से संबंधित ये शब्द आपको मिलते हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल, शैल, वुड का यूज नहीं होगा। मतलब सेंटेंस के उस पार्ट में फ्यूचर सेंटेंस नहीं आ सकता, सेंटेंस के उस पार्ट में विल, शैल, वुड का यूज नहीं हो सकता। अब वो कंडीशन से संबंधित शब्द क्या है, देखिए इफ का मतलब क्या है यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं, इन केस का मतलब भी यदि, प्रोवाइडेड दैट मतलब शर्त यह है कि, सपोजिंग का मतलब भी यदि। तो इफ मतलब यदि, अनलेस यदि नहीं, इन केस यदि, प्रोवाइडेड दैट शर्त यह है कि, और सपोजिंग का मतलब भी यदि। ये कंडीशन से संबंधित शब्द, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको सेंटेंस के किसी पार्ट में मिलता है और वो कंडीशन को शो कर रहा है तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल, शैल, वुड का यूज नहीं होगा, सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। और टाइम से संबंधित क्या शब्द है जहां पर यह रूल लागू होता है, टिल तक, अनटिल जब तक नहीं, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन जब, कब नहीं, व्हेन का मतलब जब, एज सुन एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, हार्डली, स्केर्सली ना के बराबर, ना के बराबर, नो सुनर मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो सेंटेंस के किसी पार्ट में अगर ये टाइम और कंडीशन से संबंधित शब्द आपको दिखाई देते हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल, शैल, वुड का या मॉडल एक्सिलरीज का या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पहला सेंटेंस, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच डेली। अभी जो कंसेप्ट हमने किया है उस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए आप सभी इस सेंटेंस में जो एरर आपको दिखाई दे रहा है उस एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए।
शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। देखिए ये सेंटेंस का जो पार्ट है, एज सुन एज यू रीच दिल्ली, एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, सेंटेंस के इस पार्ट पे आप ध्यान दीजिए। एज सुन एज टाइम को शो करने वाला वर्ड है, हाँ या ना? वह तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो, तो एज सुन एज टाइम को शो कर रहा है। और अभी हमने बात की थी कि टाइम को शो करने वाला वर्ड अगर सेंटेंस की किसी पार्ट में है तो उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस या विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। तो एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, तो यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। कि अगर गवर्नमेंट सख्त हो जाएगी तो करप्शन अपने आप निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब इफ का मतलब क्या है यहां पर? यदि, यदि गवर्नमेंट सख्त हो जाती है तो करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। इफ का मतलब क्या है? यदि, मतलब इफ किसको शो कर रहा है? कंडीशन को। और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में अगर कंडीशन को दिखाने वाला वर्ड है इफ या अनलेस, तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। तो यहां पर विल का यूज नहीं होगा। अगर यहां पर क्यों विल का यूज नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस के इस पार्ट में क्या आ गया है? इफ आ गया है। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अगर आप विल को खत्म कर देते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या है? सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या यूज करेंगे? एस या ईएस यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। ये टाइम को शो करने वाला वर्ड था एज सुन एज, इफ कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है। और अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में टाइम और कंडीशन को शो करने वाले वर्ड हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। I will help him provided he will mend his ways। मैं उसकी हेल्प करूंगा लेकिन शर्त यह है कि वो अपने तौर तरीके सुधार ले। मैं उसकी हेल्प करूंगा लेकिन शर्त यह है कि वो अपने तौर तरीके सुधार ले। अब देखिए सेंटेंस के इस पार्ट को आप देखिए, प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। मेंड मतलब सुधारना, प्रोवाइडेड मतलब शर्त यह है कि, हमें अपने कंसेप्ट में किया था प्रोवाइडेड वर्ड कंडीशन को शो कर रहा है और सेंटेंस के जिस पार्ट में प्रोवाइडेड है और वो कंडीशन को शो कर रहा है तो सेंटेंस के उस पार्ट में हम विल शैल वुड का यूज नहीं करेंगे। तो यहां विल नहीं आएगा। अगर आप विल को हटा देते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे? एस। मेंड की बजाय क्या आ जाएगा? मेंड्स। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज। तो प्रोवाइडेड कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है। तो आई होप आपको यह बात समझ आ रही होगी। हमारा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज्यादातर एकेडमीज में, बुक्स में यह कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया जाता है कि अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में टाइम और कंडीशन को शो करने वाले ये वर्ड्स हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। लेट्स मूव टू सम अदर एग्जांपल्स। देखिए अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। अनलेस he will not take care of his, unless he will not take care of his health, he will not recover। यदि वह अपने स्वास्थ्य की केयर नहीं करता है तो वह रिकवर नहीं करेगा। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जिन स्टूडेंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो वो इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, दो बातें अब यहां पर सीखने की हैं कि यहां पर सेंटेंस के इस पार्ट में क्या आ गया? अनलेस। अनलेस का मतलब क्या है? यदि नहीं। अनलेस का मतलब क्या है? यदि नहीं। और अनलेस कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है और हमने बात की थी कि कंडीशन को शो करने वाला जो वर्ड है अगर वो सेंटेंस के किसी पार्ट में आता है तो वहां विल शैल या वुड का यूज नहीं होगा। तो यहां पर विल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के इस पार्ट में कंडीशन को शो करने वाला वर्ड है अनलेस।
तो इसलिए यहां पर विल का यूज नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस या अनटिल है, सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस या अनटिल है, अनलेस मतलब यदि नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं, सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस या अनटिल है, तो सेंटेंस के उस पार्ट में हम नोट का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस के उस पार्ट में हम नोट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नोट की सेंस ऑलरेडी अनलेस में आ गई है। अनलेस का मतलब क्या है? यदि नहीं आ गया है तो दूसरे नहीं की जरूरत नहीं है। जिस सेंटेंस में अनलेस है, सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस है, उसमें नॉट नहीं आएगा। तो विल भी नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा। अगली बात, अभी इसमें एरर है, क्या है? अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे? एस या ईएस यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। यदि वह अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करता है तो वह रिकवर नहीं करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ होगी जब ट्रेन आएगी। तो आप सेंटेंस का ये पार्ट देखिए, व्हेन द ट्रेन विल अराइव। सेंटेंस क्या कह रहा है? कि प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होगी जब ट्रेन आएगी। तो व्हेन किसको शो कर रहा है? टाइम को। व्हेन किसको शो कर रहा है? टाइम को। तो सेंटेंस के किसी पार्ट में अगर टाइम को दिखाने वाला वर्ड है व्हेन, तो वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, वहां पर विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। तो यहां पर विल नहीं आएगा। अगर आप विल को हटा देते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ईएस आएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, के प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होगी जब ट्रेन आती है। तो ये हमारे कुछ कंडीशन से संबंधित कंडीशनल सेंटेंसेस और टाइम और कंडीशन को शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आई एम जस्ट गिविंग यू सम सेंटेंसेस। यस, आप इन दो सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए कि इनमें एरर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। जो कंसेप्ट्स मैंने अभी तक आपको करवाए हैं इस वीडियो में, तो उनको दिमाग में रखते हुए आप इन दो सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए। देखिए, जब आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, जैसे पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू नो इफ यू विल डू माई वर्क। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरा काम करोगे। दूसरा सेंटेंस, आई शैल बी हैप्पी इफ यू विल डू माई वर्क। मैं खुश होऊंगा यदि तुम मेरा काम करते हो। देखिए, प्राइमा फेसाई मतलब पहली नजर में ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये इफ वाला पार्ट है और इफ वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस विल शैल वुड का यूज नहीं हो सकता, और ये भी इफ वाला पार्ट है, तो इफ वाले पार्ट में विल का यूज नहीं हो सकता। तो ये एरर हो गया। यस, पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप इन सेंटेंसेस की गहराई में जाइए। मैं अपने वीडियो को अपनी लास्ट स्लाइड पे भी छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं होता उन स्टूडेंट्स के लिए जो चीजों को गहराई से करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए इन कंसेप्ट पे। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो कि कहां इफ कंडीशन को शो कर रहा है। मेरे हिंट पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों सेंटेंसेस में कहां पर इफ कंडीशन को शो कर रहा है और कहां पर इफ का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। ध्यान से देखिए, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसेस में कहां पर तो इफ कंडीशन को शो कर रहा है और कहां पर इफ का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। हमारे इन दोनों सेंटेंसेस का सॉल्यूशन इसी बात पर निर्धारित है। देखिए,
मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरा काम करोगे। इफ का मतलब क्या है कि क्या, मैं ये जानना चाहता हूं क्या तुम मेरा काम करोगे, मतलब इफ का यूज यहां प्रश्न पूछने के लिए है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरा काम करोगे। इफ यहां कंडीशन के लिए नहीं है, इफ का यूज यहां प्रश्न पूछने के लिए किया गया। मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, क्या तुम मेरा काम करोगे। इफ यहां कंडीशन के लिए नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या रहता है कि अगर इफ का यूज प्रश्न पूछने के लिए है तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल का यूज हो सकता है। सेंटेंस के उस पार्ट में विल का यूज हो सकता है, वो गलत नहीं है। अगर इफ का यूज कंडीशन के लिए नहीं है, इफ का यूज प्रश्न पूछने के लिए है, इफ का मतलब क्या है, तो सेंटेंस के उस पार्ट में फ्यूचर टेंस आ सकता है। तो यहां विल आएगा, विल कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इफ का यूज यहां कंडीशन के लिए नहीं है, इफ का यूज यहां प्रश्न करने के लिए है, प्रश्न पूछने के लिए। आई वॉन्ट टू नो इफ यू विल डू माई वर्क। तो मैं इस सेंटेंस को सही कहूंगा, यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, आई शैल बी हैप्पी। मैं खुश होऊंगा। कब खुश होऊंगा? मेरे खुश होने की कंडीशन क्या है? यदि तुम मेरा काम करते हो। देखिए, इफ का मतलब क्या है यहां पर? यदि। और यदि मतलब कंडीशन के लिए है, शर्त के लिए है। तो इफ का यूज सेंटेंस में अगर कंडीशन के लिए है, इफ का मतलब यदि है, तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल का यूज नहीं हो सकता। तो यहां पर विल नहीं आएगा। पहले वाले सेंटेंस में विल आएगा, यहां पर विल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इफ का मतलब यदि से है, कंडीशन से है। तो यह सेंटेंस गलत था, और इसमें विल अगर हम काट दें तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई कंसेप्ट। Still, if you feel some problem, then you can comment me and you can get the explanation of this particular concept. Then let's move to the next concept. Yes, देखिए, I am not sure when I shall finish my book. उसी तरीके से इन दोनों सेंटेंस को देखो और देखिए इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आई एम नॉट श्योर व्हेन आई शैल फिनिश माई बुक। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं, पक्का नहीं है कि कब मैं अपनी किताब खत्म करूंगा। एरर देखिए क्या है। वी शैल हैव ए ग्रैंड पार्टी। हम एक बड़ी पार्टी करेंगे जब मैं अपनी बुक खत्म कर लूंगा। देखिए वही बात, पहली नजर में देखने पे क्या लगता है? पहली नजर में देखने पर तो यह लगता है कि सर आपने बताया था कि व्हेन अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में है, टाइम को शो कर रहा है, तो वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। व्हेन अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में है तो वहां पर विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। आपने बताया था सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे बात नहीं बनती है। इंग्लिश इज नेवर ए लैंग्वेज ऑफ रूल्स, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ यूज। ध्यान से देखिए किसका यूज कहां पर क्या है। व्हेन को यहां पर अलग अलग तरीके से यूज किया गया दोनों सेंटेंस में। देखिए कहां पर व्हेन का यूज प्रश्न पूछने के लिए है और कहां पर व्हेन का यूज टाइम के लिए है, यह आपको देखना पड़ेगा। मुझे यह श्योर नहीं है कि कब मैं अपनी किताब खत्म करूंगा। मुझे यह श्योर नहीं है कि कब मैं अपनी किताब खत्म करूंगा। व्हेन का मतलब क्या है? कब। मतलब व्हेन का यूज यहां प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, टाइम के लिए नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए है। तो व्हेन का यूज जब प्रश्न पूछने के लिए है, टाइम के लिए नहीं है, तो सेंटेंस के उस पार्ट में हम शैल, विल शैल वुड का यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे हमने इफ में, इफ अगर प्रश्न पूछने के लिए है तो वहां विल शैल वुड आ सकता है। तो व्हेन का यूज अगर प्रश्न पूछने के लिए है तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल शैल वुड का यूज हो सकता है। तो यहां पर व्हेन का मतलब क्या है? कब। मुझे यह श्योर नहीं है कि कब मैं अपनी किताब खत्म करूंगा। तो व्हेन प्रश्न पूछने के लिए है। अगर व्हेन प्रश्न पूछने के लिए है, टाइम के लिए नहीं है, तो सेंटेंस के इस पार्ट में शैल का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से
ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर शैल नहीं कटेगा, शैल यहां पर आएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए, वी शैल हैव ए ग्रैंड पार्टी, हम एक बड़ी पार्टी करेंगे जब मैं अपनी किताब खत्म कर लूंगा। व्हेन का मतलब क्या है? जब। हम एक बड़ी पार्टी करेंगे कब? जब मैं अपनी बुक खत्म कर लूंगा। हम एक महान पार्टी करेंगे जब मैं अपनी बुक खत्म कर लूंगा। व्हेन का मतलब क्या है? जब। तो व्हेन यहां किसके लिए? टाइम के लिए। तो व्हेन अगर टाइम के लिए है तो सेंटेंस के इस पार्ट में विल शैल वुड का यूज नहीं होगा, तो यहां पर शैल कट जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी शैल हैव ए ग्रैंड पार्टी व्हेन आई फिनिश माई बुक। तो ये डिपेंड करता है कि व्हेन का यूज प्रश्न पूछने के लिए है या व्हेन का यूज टाइम के लिए है। अगर व्हेन का यूज प्रश्न पूछने के लिए तो वहां पर विल शैल वुड आ सकता है, और अगर व्हेन टाइम के लिए है तो सेंटेंस के उस पार्ट में विल शैल वुड का यूज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंडीशन से संबंधित कुछ सेंटेंसेस बताए हैं, और साथ साथ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद मैंने आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया कि अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में टाइम और कंडीशन को शो करने वाले वर्ड हैं तो सेंटेंस के उस पार्ट में कभी भी विल शैल वुड या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल इंग्लिश एकेडमी की तरफ से आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पार्ट पे ये बहुत जरूरी है कि आप इन वीडियोस को एक तो पूरा देखें, पूरा देखते हुए बीच में रोक रोक कर आप अपने नोटबुक पे नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपना नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।